सो नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर 11 जो कि है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो बेसिकली इसके अंदर हमने किन चीजों की बात की है? कॉन्स्टिट्यूशन, मीटिंग्स, फंक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ सीट्स, terms and conditions for service of members for central and state advisory board फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ है कि एक केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर जो कमेटीज हैं उनके बारे में बात की गई है, और जो उसमें कार्य करने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, उसके साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी है उनके लिए, कब उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उसके साथ ही साथ किस प्रकार की उनकी मीटिंग्स होंगी और किस तरीके से सीट्स हैं उनके लिए, क्या क्या रिजर्वेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की। वो दोनों स्तर पे होगी, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पे भी, और लास्ट में ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी की भी बात हुई है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 12 जो कि है चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब जब हमने सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड की बात कर दी तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई हेड ऑफिस होगा या हेड ऑफिसर होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। तो उसी में आता है चीफ कमिश्नर जो कि होगा आपका सेंट्रल लेवल पे, एंड स्टेट कमिश्नर स्टेट लेवल पे होंगे। और इसमें भी इनके अंदर क्या इनके अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगे, इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये अथॉरिटीज को काम देंगे, किस तरीके से काम करवाएंगे, और इनके अंदर में क्या पावर है, साथ ही साथ वार्षिक रूप से और विशेष रूप से इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से बनेंगी उसका प्रावधान दिया गया। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? अपॉइंटमेंट, फंक्शंस, एक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज on recommendations, powers, annual and special reports of chief commissioner and state commissioners। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 13 जो कि स्पेशल कोड के बारे में है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। किस तरीके की कोड बनाई गई है, किस तरीके से उनको कह सकते हो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है प्रावधान दिया गया है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। साथ ही साथ उसके बाद आता है चैप्टर 14 जिसमें हमने बात की है नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें किस प्रकार से एक अनुदान मिल सकता है। वो अनुदान बहुत सारे कार्यों के लिए हो सकता है, जैसे कि वो कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं आत्मनिर्भरता के लिए, उसके लिए अगर उन्हें राशि की सहायता चाहिए, आवागमन हेतु, यातायात हेतु जितने भी पैसे लग रहे हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसी से रिलेटेड स्टेट लेवल का जो नेक्स्ट लॉ है वो है चैप्टर 15 जो कि स्टेट फंड फॉर पीडब्ल्यूडी है। यानी पहला हो गया नेशनल फंड और सेकंड हो गया स्टेट फंड। तो हमने बात की चैप्टर 11 की जिसमें है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। नेक्स्ट है चैप्टर 12 चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है चैप्टर 13 स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट है चैप्टर 14 नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एंड नेक्स्ट है चैप्टर 15 स्टेट फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो चैप्टर 15 के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 16 पे जो कि है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। इसके अंतर्गत कोई भी अपराध किया गया है तो उसके लिए क्या क्या सजाएं हैं, क्या क्या जुर्माने हैं, इनके बारे में बात की गई है। चाहे वो ऑफेंसेस बाय इसके अंतर्गत आते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड एनी बेनिफिट मीन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, फॉर ऑफेंसेस फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव पनिशमेंट, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अर्थात इसके अंतर्गत ज्यादातर आयकर किसी भी कंपनी के माध्यम से कोई इनके साथ गलत कार्य किया गया हो, आपराधिक कोई कार्य किया गया हो, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कोई लाभ का कह सकते हो आप लाभ देकर कोई उनके साथ फ्रॉड किया गया है, क्या कहते हैं धोखाधड़ी की गई है, तो उसके लिए पेनाल्टीज हैं, उसके लिए कह सकते हो आप जुर्माने हैं, और उनको समय पर जो इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है वो असफल रह जाती है उसके लिए तो बहुत सारे कह सकते हो आप इनके साथ अगर कह सकते हो गलत चीजें हो रही हैं, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही, इनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो उसके लिए जितने भी जुर्माने हैं, क्या क्या उसके लिए आपराधिक चीजें हैं वो इसमें सारी इस प्रावधान में रखी गई हैं। लास्ट हमारे पास बचता है चैप्टर 17 जिसमें बची कुछ जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसके अंतर्गत रखी गई है मिसलेनियस के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बैड, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, power to remove difficulties, power of central and state government to make rules, repeal and savings,
ज्यादातर ये कह सकते हो आप केंद्रीय और राज्य स्तरीय जो हमारी संस्थाएं होंगी उसको दी गई है कि जब चाहे वो नए कानून को बना सकते हैं, किसी भी कानून का खंडन कर सकते हैं, किसी भी कानून की बचत कर सकते हैं। वो दोनों स्तर पे होगा, केंद्र स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पे भी होगा। और अगर कोई उन्होंने अच्छे फेद के अच्छे उससे दृष्टि से कुछ नियम बताए हैं तो उसकी कोई कमियां हैं तो उसको जब चाहे वो दूर कर सकते हैं। और उसको बचाने के लिए, उसके लिए जो वो एक्शन लेंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनको कह सकते हो प्रोटेक्शन, उसके लिए भी सुरक्षा है कि वो इस तरीके के कार्य कर सकते हैं जब चाहे तब। तो कहीं ना कहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए जो हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक की बात की, कहीं ना कहीं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपना अस्तित्व पहचानने के लिए, समाज में पूरी भागीदारी लाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए ये सारी सुविधाएं बनाई गई हैं केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पीडब्ल्यूडी 1995 में था उसमें 60 डिसेबिलिटीज थी। तो जब उसको रिवाइज फॉर्म में जब दोबारा लाया गया तो उसमें 7 से बढ़ के वो डिसेबिलिटी हो गई 21। तो अब हम उन 21 डिसेबिलिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 विकलांगताओं को कुछ सेक्शंस में बांटा गया। तो सबसे पहला सेक्शन आता है फिजिकल डिसेबिलिटी का, एंड फिजिकल डिसेबिलिटी को भी अगेन सब सेक्शंस में बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहले आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, लोकोमोटर यानी गामक क्रियाओं में जो गतिशीलता, चाहे वो स्थूल गामक हो, चाहे सूक्ष्म गामक हो, फाइन मोटर हो, ग्रॉस मोटर हो, इन एक्टिविटीज को करने में समस्या आती है, मांसपेशियों में तालमेल नहीं बैठता है, उनकी गतिशीलता भंग होती है, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। आगे आप देखोगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी को भी फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। तो बेसिकली लेप्रोसी एक बीमारी आप सभी जानते हैं। तो लेप्रोसी क्योर्ड का मतलब है कि इनकी जो लेप्रोसी है कुष्ठ रोग मुक्त, यानी कुष्ठ रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो रोग ठीक हो जाता है उसके बाद उनके अंगों की संवेदनशीलता जो है वो नष्ट हो जाती है। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज करने के लिए उनका शरीर वो कार्य नहीं कर पाता है। जैसे कि आंखें, आंखों की पलकें हो गई, हाथ पैरों जो हो गए, कुष्ठ रोग तो ठीक हो गया लेकिन उसके बाद एक्टिविटीज करने में उन्हें समस्या आती है। नेक्स्ट आता है सेरिब्रल पाल्सी। नाम से ही पता चल रहा है ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं सेरिबेलम के आसपास के, जो कि पैल्सी का अर्थात है कि उसमें जो है आप कह सकते हो संवेदना नहीं जा रही है, वो क्या कहते हैं नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स नहीं प्राप्त हो रहे। तो शरीर के अंग होते हैं, कई बार नहीं भी हैं, या कह सकते हो आप कमजोर से हैं, और उनके कार्य करने में या उनके तालमेल में, जैसे कि उनको हाथ से कुछ उठाना है तो उन्हें पता है कि मुझे इस वस्तु को उठाना है, बट लेकिन तालमेल सही नहीं बन पाता और इस वजह से वो उनकी कह सकते हो आप शारीरिक क्रियाएं करने में उनमें समस्या आती है। थर्ड आता है हमारा ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म या बौनापन में ज्यादातर क्या होता है कि एक वयस्क की औसतन जो मतलब लंबाई है वो 147 यानी 147 सेंटीमीटर से यदि कम है तो उसे ड्वार्फिज्म में रखा जाता है। उसके आगे हमारा नेक्स्ट आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, ये आनुवांशिक रोग है जिसके अंतर्गत हमारी मांसपेशियों में जो एक गुण होता है मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बनने का, जिससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, उसका अभाव होता है, मांसपेशियों कमजोर होती रहती है, इसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा एसिड अटैक विक्टिम्स। तो आपको भी पता है क्या कहते हैं, कई सारे आपने ऐसे केसेस सुने होंगे जिनके ऊपर एसिड का या तेजाब का हमला किया गया था, तो उसके बाद उनके अंग जो है ज्यादातर जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, उसके बाद भी क्या होता है उस अंग की कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इस कैटेगरी में रखा गया। तो आप देखोगे पुराने एक्ट में और इसमें बहुत सारे जो है टर्म्स जो नए शामिल हो रहे हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट और पीडब्ल्यूडी 1995 को अगर आप एड ऑन करो तो उसके बाद भी नए इसमें एड ऑन हुए, जैसे ड्वार्फिज्म ऐड हुआ है, एसिड अटैक विक्टिम्स ऐड हुआ है, ऐसे अभी आप देखोगे कई सारी विकलांगताएं नई ऐड हुई हैं। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विजुअल इंपेयरमेंट। नाम से पता चल रहा है दृष्टि से संबंधित समस्याएं हैं। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका ब्लाइंडनेस एंड सेकंड आता है लो विजन। तो बेसिकली जब हम किसी की भी आंखों की दृष्टि क्षमता की माप करते हैं तो बेसिकली स्नेलन चार्ट पे करते हैं। विजुअल एक्विटी यानी कितनी तीक्ष्ण है उस व्यक्ति विशेष की आंख, वो कितना वस्तुओं को देखती है, वो एक स्नेलन चार्ट होता है जिसपे हम देखते हैं। तो अगर
वो 10/200 से कम है तो वो ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है, 10/200 से ज्यादा है तो वो लो विजन के अंतर्गत आता है। उसी के साथ साथ जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो एक फील्ड ऑफ विजन बनता है। उस फील्ड ऑफ विजन अगर वह 10 डिग्री से कम है तो वो ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है, 10 डिग्री से ज्यादा और 40 डिग्री से कम है तो वो लो विजन के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस में पूरी तरह से दृष्टि क्षमता नहीं होती है, नष्ट हो चुकी होती है, लो विजन में थोड़ी बहुत दृष्टि क्षमता बची हुई होती है। थर्ड हमारा आता है हियरिंग इंपेयरमेंट या श्रवण बधिरता। जिस तरीके से आंखों की क्षमता को हम स्नेलन चार्ट पे विजुअल एक्विटी या फील्ड ऑफ विजन के रूप में नापते हैं, उसी तरीके से श्रवण क्षमता को भी हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं, सुनने की क्षमता होती है, जो कि प्योटोन ऑडियोमेट्री के माध्यम से हम करते हैं। तो स्पीच फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पे हम कह सकते हो बातचीत सुनने का जो हमारा स्तर होता है, तो बातचीत सुनने के स्तर पे इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डेफ, दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो जो डेफ होता है उसमें क्या होता है, 70 dB से ज्यादा का लॉस है अगर स्पीच फ्रीक्वेंसीज पे तो वो डेफ के अंतर्गत, 60 से 70 के बीच है तो उसको हम हार्ड ऑफ हियरिंग में रखते हैं। लास्ट हमारा आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो इसको भी हमने नया ऐड ऑन किया है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक यानी शारीरिक या न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क से संबंधित यदि कोई समस्या है जिसके कारण वाणी व भाषा के जो परिमापक हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं, उनमें अगर समस्या उत्पन्न हो रही है जैसे लेरिंजेक्टमी की वजह से, फेजिया की वजह से, तो वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। आफ्टर फिजिकल डिसेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित है, बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है बौद्धिक अक्षमता, यानी जितनी भी बुद्धि से संबंधित कार्य हैं या क्रियाएं हैं उनमें अक्षमता होगी, वो कार्य करने में समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है ज्यादातर लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, यानी बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य जैसे सोचना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी में समस्याएं, और एडेप्टिव बिहेवियर जैसे कि सोशल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, डेली लिविंग एक्टिविटीज, इसमें समस्याएं होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आगे ये मेंटल रिटार्डेशन का ही नाम है, जिसको उस नाम को हटा करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। इसे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड सेकेंड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में ज्यादातर समस्याएं आती हैं इन द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की प्रोसेसिंग करने में समस्याएं आती है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे पढ़ने में हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भाषा की प्रोसेसिंग में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं बच्चे को बोलने में, पुस्तक को पढ़ने में, गणित के सवाल करने में, उसको देख के लिखने में या उत्तर लिखने में, तो कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने इत्यादि की, गणित के सवाल करने की समस्याएं होती है, जिसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बेसिकली क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, अर्थात स्नायु का यानी मस्तिष्क से संबंधित है, साथ ही साथ डेवलपमेंटल है, बढ़ती हुई रहेगी, और ज्यादातर ये फर्स्ट 3 इयर्स में देखा जाता है लाइफ के। और इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन में समस्याएं होती हैं, यानी वार्तालाप करने में, संप्रेषण करने में समस्याएं होती हैं, एक दूसरे के बीच जो संबंध है उसको समझने में समस्याएं होती हैं। और थर्ड होता है इनका कोई एक व्यवहार होता है अनयूजुअल, असामान्य सा, जिसको बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वो फिजिकल भी, शारीरिक भी हो सकता है, और वर्बल भी हो सकता है, या सॉरी ओरल भी हो सकता है, कि कोई आवाज है जिसको वो बार बार निकाल रहे हो। फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड थर्ड आता है हमारा मेंटल बिहेवियर। तो मेंटल बिहेवियर में बेसिकली हमने बात की मेंटल इलनेस की, जो कि एक नया टर्म है जिसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली मेंटल इलनेस के अंतर्गत वह स्थिति रखी गई है जिसमें मनुष्य को वास्तविकता से पहचान करने में समस्या होती है, उनके सोच, उनके कह सकते हो संवेदनाएं, कह सकते हो अपने इमोशंस को ग्रहण करने या उन्हें व्यक्त करने इत्यादि में समस्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ कह सकते हो याददाश्त में भी कई बार कमी आ जाती है, और उसी के साथ साथ इम्पेयर जजमेंट, इम्पेयर कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, इम्पेयर एबिलिटी टू मीट ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ बट नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन। यानी इसमें
जो मानसिक संबंधित समस्याएं आएंगी उसका रिटार्डेशन नहीं, मतलब उसका रिटार्डेशन से कोई संबंध नहीं है। रिटार्डेशन बेसिकली एक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। यहाँ पर हमने मस्तिष्क के विकास की बात नहीं की है, यहाँ हमने कुछ स्थितियां बताई हैं जिससे व्यक्ति ग्रसित होता है। जो स्थितियां क्या क्या हो सकती है, ओरिएंटेशन नहीं है, याददाश्त की कमी हो रही है, कोई सोच नहीं है, मूड का पता नहीं है, आवेगों पर नियंत्रण नहीं है, रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ कंडीशंस या कुछ स्थितियों की बात की है जिसकी वजह से विकलांगता आती है। तो सबसे पहला आता है कंडीशंस ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं जो कि कुछ कह सकते हो मस्तिष्क के विकारों की वजह से हो सकती है। स्नायु विकार जिसमें आपके न्यूरॉन्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के अंतर्गत पाए जाते हैं उसकी समस्याएं होती है। उनमें सबसे पहला आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, जो आपको पता है कि हमारी नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हर जगह होते हैं। सबसे सूक्ष्मतम नर्व सेल जो होती है इसके चारों ओर पाइलिंग शीथ होती है, तो उसमें एक इन्फ्लामेटरी सिचुएशन हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सिग्नल्स पास ऑन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारी न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्किंसन डिजीज। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया नाम के जो एक कह सकते हो मस्तिष्क का एक भाग है उसमें डैमेज होता है, और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल्स के ट्रांसमिशंस का काम करते हैं, उसमें एक सबसे प्रमुख है डोपामाइन, उसमें समस्या होती है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। और ये ज्यादातर मिडिल एज या उससे ज्यादा एज वाले लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें शरीर में कह सकते हो आप ट्रिमर्स, जिस तरीके से ट्रिमर्स आते हैं, और मसल्स हमारी रिजिड, मैं कह सकती हूँ मसल्स में आप तनाव महसूस कर सकते हैं अफेक्टिंग, तो ये इस तरीके की समस्याएं इसमें आती हैं। तो ये तो हो गई हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ब्लड कंडीशंस, यानी शरीर में जो रुधिर है, जो रक्त है, उसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सबसे पहला आता है हीमोफीलिया। तो बेसिकली हीमोफीलिया में क्या होता है, हमारा आपको पता है हमारे रक्त का एक गुण ये भी है कि जब हमारे कहीं चोट लगती है, डैमेज होता है, तो जब खून निकल रहा होता है तो वो अपने आप ही धीरे धीरे फिर क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। अगर वो थक्का नहीं जमेगा तो पूरा खून बह जाएगा और शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो हीमोफीलिया एक ऐसी समस्या है जिसमें कि रक्त का थक्का या क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे रुधिर में एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नाम का जो तत्व होता है वो या तो बहुत कम होता है या कह सकते हो उसका अमाउंट जो उसका अमाउंट है वो बहुत कम होता जाता है धीरे धीरे, और या तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड थर्ड हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली गंभीर रूप से खून की कमी होती है, दर्द होता है शरीर में, और इसमें क्या होता है जो हमारे ब्लड का एक हिस्सा है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें समस्याएं होती हैं। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आकार से संबंधित समस्या होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और क्या कहते हैं गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। तो डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हमने पढ़ा अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसंस डिजीज। सेकंड आता है ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। हमारा आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। नाम से पता चल रहा है इसमें एक से अधिक डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी डिसेबिलिटीज की, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज की बात की, उनका कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का हो तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखा जाता है। और इसके साथ ही साथ डेफ ब्लाइंडनेस एक समस्या होती है जिसमें व्यक्ति विशेष को हियरिंग की भी समस्या होती है और विजन की भी समस्या होती है, तो उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। और लास्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ, जिसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी जो केंद्र की सरकार है वो किसी अन्य अगर विकलांगता को भी चाहे तो वो उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकती है। तो अब तक का हमारा पूरा जो सेशन रहा है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, क्या फीचर्स रहे हैं इसके, किस प्रकार से इसमें चैप्टर 1 से 17 तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के आत्मनिर्भरता और उनके कह सकते हो स्वतंत्रता और उनको एक सहभागिता का जो रूप दिया गया उसके लिए हमने क्या क्या चैप्टर्स में प्रावधान रखे उसकी बात की। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो 21 विकलांगताएं हैं वो किस प्रकार से, तो हम बहुत ही संक्षेप में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। तो यहाँ पे आपका
बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 है उसके बारे में डिस्कशन खत्म होता है। प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे भी लर्न विद अंशिता के नाम से मेरा पेज है, अगर अब तक उसको फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो करना शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह रहा है और या जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप वहां जाकर भी पूछ सकते हैं। तब तक अब हम अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।